पाकिस्तान में आज के सियालकोट जिले के सदरा और बदरा गांव के पास। अब यहां पर आप सिंघों की स्ट्रेटजी देखिए। यहां उन्होंने क्या किया, देखते ही देखते सिंघों ने दुश्मन के सैनिकों को तेजी से काटना शुरू कर दिया। इतनी तेजी से अपने साथियों को मरते हुए देखकर और वो सीधा जम्मू पहुंच गया और वहां पर शरण ली। लड़ाई हार चुका था और वापस अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। उस समय अदीना बेग खान शरकपुर पट्टी का फौजदार हुआ करता था। तो यहाँ पर सरकारी अधिकारियों द्वारा सिखों पर ज्यादा अत्याचार नहीं किए गए और ना ही सिंघों ने यहाँ कोई बड़े हमले या लूट को अंजाम दिया था। उसने श्री दरबार साहिब और पवित्र सरोवर की लगातार घेराबंदी कर रखी थी, जो कि दरबार साहब में मत्था टेकने और स्नान करने के लिए आने वाले सिंघों को देखते ही गोली मार दिया करते थे। दोस्तों, ये सारी लड़ाई आज जो श्री दरबार साहिब परिसर है उसके आसपास ही चल रही थी। सलाबत खान दूसरा वार कर पाता, सरदार आहलूवालिया की तलवार अपना काम कर चुकी थी। मीर मन्नू ने लाहौर पहुंचते ही जल्ले खान और लखपत राय को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। लगाए गए जुर्माने 30 लाख रुपए में से लखपत राय सिर्फ 18 लाख रुपए ही दे पाया। से लखपत राय ने हजारों निर्दोष सिखों को टॉर्चर किया था और फिर उनका कत्लेआम किया था। वक्त आने पर कर्म आपको ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करते हुए इंसानों के भेष में छुपे हुए कई शैतान इस बात को भूल जाते हैं कि उनका भी इंसाफ होगा, जिन्होंने उसके हाथ और पैर बांधकर उसको ऐसी जगह पर कैद कर दिया। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब्दाली भारत में था। ये हिंदुस्तान पर उसका पहला हमला था। कलानौर के इलाके में कोट बुड्ढा के पास दुर्रानी के साथ लड़ाई के बाद सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, सरदार चढ़त सिंह और दूसरे सरदारों का एक संयुक्त जत्था पठानकोट के पास नूरपुर पहुंचा और बिना किसी विरोध के या काउंटर अटैक के नूरपुर के राजा ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। लंगर के लिए सिंघों को धनराशि दी और उनसे दोस्ती कर ली। उस तरफ का जो पहाड़ी इलाका था वहां के एक फौजदार थे राजा गुरदित तमल, जो कि मुगलों के तहत काम करते थे। उनको लाहौर के दीवान लखपत राय ने सिंघों के ऊपर हमला करने का आदेश दिया। पाकिस्तान में आज के सियालकोट जिले के सदरा और बदरा गांव के पास राजा गुरदित तमल और सिंह आमने सामने थे। अब वहां पर सेनाओं की तादाद क्या थी ये आपको बताता हूँ। गुरदित तमल के पास 5000 मजबूत घुड़सवार, 7000 पैदल सैनिक और इसके अलावा उसकी कमान में रंजीत देव जम्मू वाले और जसरोटिया मनकोटियों की डोगरा सेना भी थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघों की वहां पर कुल तादाद 2000 से ज्यादा नहीं थी। तो सिंघों के लिए मुकाबला अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो कहीं से भी फिट नहीं बैठता था और काफी मुश्किल था। तो सरदार हरि सिंह ने कहा कि यहाँ बंदूकों की लड़ाई ठीक नहीं होगी, क्योंकि सिंघों के पास आदमी कम थे तो जाहिर सी बात है कि कैजुअल्टीज ज्यादा होंगी और ऐसी स्थिति में नुकसान के साथ साथ हार भी तय होगी। तो सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने दूसरे सरदारों के साथ इस बारे में विचार विमर्श किया और अंत में इस लड़ाई को तलवारों से लड़ने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर आप सिंघों की स्ट्रेटजी देखिए। यहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा तलवारों से अटैक नहीं किया, बल्कि शुरुआत में जब चार्ज किया तो पहले बंदूकों से हमला शुरू किया। दुश्मन पर फायर करते हुए सिंह पहले उनकी टुकड़ियों के नजदीक आए और फिर एकदम तेजी से भागकर दुश्मन की टुकड़ियों के अंदर घुस गए और तलवारों से एक जोरदार हमला दुश्मन पर कर दिया। देखते ही देखते सिंघों ने दुश्मन के सैनिकों को तेजी से काटना शुरू कर दिया। अब चूंकि दुश्मन ने यह नहीं सोचा था कि सिंह बंदूक छोड़कर एकदम तलवारों से अटैक शुरू कर देंगे, तो जो दुश्मन ऑफेंसिव मोड में था वो डिफेंसिव मोड में आ गया। इतनी तेजी से अपने साथियों को मरते हुए देखकर दुश्मन के सैनिकों में जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई और उनके हाथ पांव फूल गए। भारी तादाद में सिंघों ने दुश्मन के फौजियों को कुछ ही देर में मौत के घाट उतार दिया। गुरदित तमल ने इस लड़ाई में बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई और वो सीधा जम्मू पहुंच गया और वहां पर शरण ली। सिंघों ने इस लड़ाई में राजा गुरदित तमल को हरा दिया और वहां उसके टेंटों को उखाड़कर तहस नहस कर दिया। मार्च 1748 के दूसरे हफ्ते की बात है, जब उधर सरहिंद के पास मनुपुर में अहमद शाह अब्दाली लड़ाई हार चुका था और वापस अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद सिंह एक पतले और संकरे से रास्ते से होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचे। वहां पर होला मोहल्ला का सेलिब्रेशन उस साल 4 या 5 मार्च को मनाया जा चुका था और वो इसमें शामिल नहीं हो पाई थी। तो अब वो वहां से सीधे दोआबा पहुंचे। उस समय अदीना बेग खान शरकपुर पट्टी का फौजदार हुआ करता था। साधारणतः होशियारपुर के पास बजवाड़ा में उसका निवास स्थान था। मनुपुर में करारी हार के बाद जब अहमद शाह दुर्रानी वापस अफगानिस्तान लौट गया तो मीर मन्नू और प्रिंस अहमद से इजाजत लेकर कुछ दिन आराम करने के लिए वो वापस होशियारपुर की तरफ जा रहा था
तो रास्ते में वो सिंहों से टकरा गया और आमने सामने की स्थिति पैदा हो गई। वैसे तो सिंहों से लड़ने के लिए उसे पहले ही हुक्म मिल चुका था। दोस्तों, अदीना बेग एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी था। साधारण भाषा में कहें तो वो किसी भी कारण से सिंहों से पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि शरदपुर पट्टी की फौजदारी सिंहों के आंदोलन और विरोध को दबाने के लिए ही अदीना बेग को मिली थी, लेकिन क्योंकि ये इलाका लाहौर से थोड़ा दूर पड़ता था तो यहाँ पर सरकारी अधिकारियों द्वारा सिखों पर ज्यादा अत्याचार नहीं किए गए और ना ही सिंहों ने यहाँ कोई बड़े हमले या लूट को अंजाम दिया था। तो सरकारी अधिकारियों और सिंहों के बीच संबंध तनावपूर्ण नहीं थे, इसलिए यहाँ पर आम राय यही थी कि अदीना बेग ही दोआब के इलाके में शांति स्थापित कर सकता है। यहाँ पर दोनों सेनाओं ने अपने आप को टकराव की स्थिति से पहले ही पीछे हटा लिया। अदीना बेग होशियारपुर के नजदीक खानपुर में अपने रेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गया और सिंहों ने वहां से अमृतसर की तरफ रुख किया। ये मार्च 1748 के तीसरे हफ्ते की बात है, जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के अपने वापसी के रास्ते पर लाहौर के आसपास कहीं था। उस समय अमृतसर सलाबत खान के नियंत्रण में था, जो 1747 के बाद से लगातार यहाँ पर बना हुआ था। उसने श्री दरबार साहिब और पवित्र सरोवर की लगातार घेराबंदी कर रखी थी। इसके अलावा उन्होंने श्री दरबार साहिब के चारों ओर छोटे किले और टावर बना रखे थे, जिनमें बंदूकधारी तैनात रहते थे, जो कि दरबार साहब में मत्था टेकने और स्नान करने के लिए आने वाले सिंहों को देखते ही गोली मार दिया करते थे। खालसा जानते थे कि अहमद शाह दुर्रानी के सरिंद पर हमले से लाहौर में प्रशासनिक फेरबदल जरूर किया जाएगा और जल्ले खां और लखपत राय को वहां से हटा दिया जाएगा। हालांकि इस बात को वे दोनों भी जानते थे कि अब वो ज्यादा दिन लाहौर में इस पोजीशन पर नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन दोनों का भविष्य अभी अधर में ही लटका हुआ था। दिल्ली के शासकों के द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इस असमंजस की स्थिति और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फायदा उठाने के लिए खालसा दल के सभी सरदारों ने इकट्ठा होकर अमृतसर को आजाद करवाने का फैसला किया। सरदार कपूर सिंह ने सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया को अमृतसर पर हमला करने के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। सरदार अहलुवालिया ने तुरंत एक योजना के तहत अमृतसर को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, सलाबत खान भी एक बहादुर कमांडर था और अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे और कई युद्धों के अनुभवों के साथ सिंह सामने खड़े थे। उनसे लड़ाई करके जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जब सलाबत खान को लगा कि अब उसकी सेना का मनोबल टूट रहा है, तो उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आकर लड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी सरदारों ने एकजुट होकर सलाबत खान के किले पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये सारी लड़ाई आज जो श्री दरबार साहिब परिसर है उसके आसपास ही चल रही थी। सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया ने सलाबत खान को जोर से ललकारा। जवाब में सलाबत खान ने सरदार अहलुवालिया पर तलवार से वार किया, जिसको उन्होंने अपनी ढाल से रोक दिया और अगले ही पल, इससे पहले कि सलाबत खान दूसरा वार कर पाता, सरदार अहलुवालिया की तलवार अपना काम कर चुकी थी और उसका सिर जमीन पर पड़ा। इसको देखकर सलाबत खान का भतीजा नजाबत खान सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया पर हमला करने के लिए दौड़ा और वो अपने भाले से हमला करने ही वाला था कि नवाब कपूर सिंह का तीर सीधा उसके गले में आ लगा और वो मारा गया। सलाबत खान की फौज ने जब देखा कि उसके दोनों कमांडर मारे जा चुके हैं तो वो घबरा गई और उनके सैनिक हड़बड़ाहट में लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने लगे। इस तरह से मार्च 1747 के आखिरी हफ्ते में अमृतसर पर सिंहों का कब्जा हो गया और सत श्री अकाल के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। इसके साथ ही उन्होंने श्री दरबार साहिब के अंदर प्रवेश किया। कई सालों के लंबे अरसे के बाद खालसा जी श्री दरबार साहिब में श्रद्धा से माथा टेकने के लिए लालायित थे। 29 मार्च 1747 को बैसाखी का मेला लगना था। उससे कुछ दिन पहले सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दूर दराज के इलाकों में गए हुए सिंहों तक इस मौके पर घुड़सवारों के जरिए दरबार साहिब पहुंचने का निमंत्रण भिजवाया। ये खबर पाकर सिंहों में जबरदस्त खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई और उन सब ने अमृतसर की तरफ रुख किया। दूसरे सरदार भी अपने अपने जत्थों के साथ वहां पहुंचने शुरू हो गए। सरदार चढ़त सिंह, जो कि अब्दाली का पीछा करने गए हुए थे, वो भी वहां पहुंच गए। एक लंबे अरसे के बाद ये पहली बैसाखी थी जो इतनी धूमधाम से मनाई गई थी। कई सालों के बाद सिंह अपने बिछड़े हुए भाइयों से मिले थे और अपने पवित्र स्थलों के दर्शन कर पा रहे थे। बातचीत के दौरान सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया ने कहा कि अब लंबे समय तक खालसा जंगलों और पहाड़ी गुफाओं में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि मेरा ये विचार है कि एक किले का निर्माण करने का वक्त आ गया है और अब खालसा के जीवन में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इस प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया और अब सवाल ये था कि इस किले का निर्माण कहाँ पर किया जाना चाहिए। इस पर कई सुझाव आए, जिनमें सरदार सुखा सिंह और दूसरे कई सरदारों का विचार था कि अब अमृतसर को खालसा का स्थायी निवास बनाना चाहिए और किले का निर्माण भी यहीं पर किया जाना चाहिए। ये बड़े सम्मान और गौरव की बात होगी कि अपने श्री गुरु महाराज की गोद में जिए और उन्हीं साक्षात अकाल पुरख के दर पर ही अंतिम सांस लें। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद किले के निर्माण का काम शुरू हुआ और जहां पर गुरु साहिब ने कुएं का निर्माण करवाया था, वहां पर नींव का पत्थर रखा गया। किसी भी बाहर के कारीगर को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंगों में ही बहुत सारे मिस्त्री और कामगार मौजूद थे।
प्रेम और सेवा भावना से प्रेरित सिंघों ने जबरदस्त उत्साह के साथ काम की शुरुआत कर दी। कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच की भावना नहीं थी और कोई भी नेतृत्व का भूखा नहीं था। सभी एक परिवार के सदस्यों की तरह काम कर रहे थे। सन 1748 में मार्च महीने के खत्म होने से पहले ही अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान वापस जा चुका था, लेकिन शहजादा अहमद और मीर मन्नू मणिपुर की लड़ाई को जीतने के बाद 11 अप्रैल 1748 तक सरहिंद में ही रुके। इससे पहले 9 अप्रैल को बादशाह मोहम्मद शाह ने, जो कि बीमार पड़ा हुआ था, शहजादे अहमद शाह को तुरंत दिल्ली आने का पत्र लिखा। शहजादे ने मीर मन्नू को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया और खुद दिल्ली लौट गया। मीर मन्नू ने लाहौर पहुंचते ही जल्ले खान और लखपत राय को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। लखपत राय के ऊपर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और दीवान कोरामल को मीर मन्नू ने अपने दरबार में नायब और दीवान नियुक्त कर दिया। लगाए गए जुर्माने 30 लाख रुपए में से लखपत राय सिर्फ 18 लाख रुपए ही दे पाया। उसके घर और बाकी की संपत्ति को नीलाम करके 2 लाख रुपए और मिले। बाकी बचे 10 लाख रुपए के एवज में उसको उम्र कैद की सजा काटना तय हुई। दीवान कोरामल जानते थे कि कैसे लखपत राय ने हजारों निर्दोष सिखों को टॉर्चर किया था और फिर उनका कत्लेआम किया था। दीवान कोरामल ने बाकी के 10 लाख रुपए इस शर्त पर जमा करने के लिए सहमति व्यक्त की कि लखपत राय को उसके हवाले कर दिया जाए। मीर मन्नू को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। दीवान कोरामल ने 10 लाख रुपए जमा किए और बदले में लखपत राय को उसे सौंप दिया गया। दोस्तों, आप अपने किए गए कर्मों से बच नहीं सकते। वक्त आने पर कर्म आपको ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करते हुए इंसानों के भेष में छुपे हुए कई शैतान इस बात को भूल जाते हैं कि उनका भी इंसाफ होगा। इसके बाद दीवान कोरामल ने लखपत राय को सिंघों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसके हाथ और पैर बांधकर उसको ऐसी जगह पर कैद कर दिया जहां उसको अपने कुकर्मों के कारण साक्षात नरक से गुजरना पड़ा और जहां पर सड़कर उसकी मौत हुई।